अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर तुरानी में खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नाम सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये लोग वजारत उज़्मा के लिए, जो निगरान वजारत उज़्मा के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे सामने आ सकते हैं, जिसमें एक नाम मोहसिन बेग का भी है। क्या मोहसिन बेग निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पीडीएम के जो हुकूमत के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनसे ना ही पीडीएम की जमातें खुश हैं, ना उसके साथ-साथ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल से परेशान है। अवाम भी परेशान है, जो मौजूदा महंगाई है, इन तमाम परेशानी और महंगाई की सूरत-ए-हाल में क्या इसहाक डार अपने ओहदे से सबकदोश हो सकते हैं या नहीं हो सकते? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पीडीएम की जमातें जो इनकी मुद्दत है हुकूमत की, वो अगस्त में ख़त्म हो रही है। क्या असम्बलियाँ अगस्त में तहलील हो जाएँगी या ये जो हुकूमत है वो आगे कंटिन्यू करेगी? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वज़ारत उज़्मा के हवाले से मुख्तलिफ नाम फ्लोट हो रहे हैं, उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है वो मोहसिन बेग का नाम है। मोहसिन बेग का अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा बैकग्राउंड, तो ये इनका मीडिया से बैकग्राउंड है। ये एक न्यूज़ एजेंसी और उसके साथ-साथ एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़ अखबार भी चलाते हैं, और उसके साथ-साथ जो इनकी जो वजह शोहरत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत है। अगर माज़ी में देखें आप, माज़ी में तो जो अकबर बुगटी का वाक़या हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर शाज़िया के हवाले से उनके ऊपर रेप का वो था, तो जो एक मिलिट्री ऑफ़िसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था डॉक्टर शाज़िया की तरफ से, तो जो उस टाइम जनरल मुशर्रफ और अकबर बुगटी के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसका जो दरमियान में मोहसिन बेग ही थे, जिन्होंने डॉक्टर शाज़िया की फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत कराई, और ये फ्रंट मैन के तौर पे सामने थे। अगर आप मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका देखें, तो जो ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने जब ओहदा हासिल किया, तो उसके बाद जब लोगों ने मुलाकातें की, जो सबसे पहली तस्वीर पब्लिक हुई थी वो मोहसिन बेग की थी, जो कि इनके साथ बड़े फ्रैंकनेस और जो फ्रैंकनेस से उनके साथ बैठे थे। तो ये जो इसमें कोई शक नहीं कि जो मोहसिन बेग है, इनके ताल्लुकात जो एस्टेब्लिशमेंट है माज़ी में भी और हाल में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं कि ये इस टाइम जो सबसे ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, वो मोहसिन बेग ही है। क्योंकि आपने देखा है कि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो भी एक मीडिया से उनका ताल्लुक है, और वो भी एक जो है मीडिया इदारा जो है वो ओन करते हैं। तो मोहसिन बेग भी उसकी देखा-देखी और जो माज़ी से इन्होंने लॉबिंग शुरू की थी, उसके बड़े जो है ये इस हवाले से समझे जाते हैं कि ये लॉबी करके ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे सामने आ सकते हैं। लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है, मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मोहसिन बेग नो डाउट लॉबिंग भी कर रहा है, इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी हैं, जो पावरफुल हल्के हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुल्क के मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसमें मोहसिन बेग सूट नहीं करता। जो एस्टेब्लिशमेंट को भी अगर जो ये मौजूदा हुकूमत जो है पीडीएम की, ये असम्बलियाँ तहलील कर देती है, और उसके बाद निगरान वज़ारत उस्मा के हवाले से या जो निगरान सेटअप तैयार किया जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के लिए होगा। वो आइन में भी आपको इल्म है कि वो 2 दफ़ा 6-6 महीने की एक्सटेंशन करके वो उनको बढ़ाया जा सकता है मुद्दत को। तो अगर ये मौजूदा हुकूमत ख़त्म होती है, तो मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में मुझे नहीं लगता कि मोहसिन बेग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे, हाँ, लॉबिंग करना ये एक हर हर एक का फ़र्ज़ है और हर एक का हक है कि वो लॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मौजूदा मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल में मोहसिन बेग कोई एक अच्छी चॉइस नहीं होगी, और ये बात जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो पावरफुल हल्के हैं वो भी समझते हैं। इस हवाले से अगर कोई निगरान वज़ारत उस्मा का कोई कैंडिडेट आएगा भी, तो वो कोई बाहर से आ सकता है, टेक्नोक्रेट, जिस तरह माज़ी में आपने देखा कि शौकत अज़ीज़ का नाम कभी किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन वो पहले आपके वज़ीर ख़ज़ाना बन गए, उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए। तो इसी तरह का कोई कैंडिडेट बाहर से आ सकता है, जो कि निगरान सेटअप अगर बना 6 महीने या उससे आगे भी एक्सटेंड हुआ, जो माशी सूरत-ए-हाल को देखते हुए, तो मोहसिन बेग उसके जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये जो है अभी तक जो अफ़वाहें हैं और चेमा-गोइयाँ, और ये लॉबिंग की भी एक टैक्टिक्स हो सकती है कि मुख्तलिफ नाम फ्लोट कर दिए जाएँ मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि जो फैसला साज़ कुव्वतें हैं उन तक जो है ये नाम पहुँच सके। तो मोहसिन बेग मुझे नहीं लगता कि ये एक वज़ारत उस्मा के हवाले से कोई अच्छे या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसहाक डार साहब के हवाले से। इससे आपने देखा कि जो मौजूदा बजट तो अब पेश हो गया है, उसके बाद
جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ وعدے کیے تھے کہ وہ معیشت کے حوالے سے بھی وہ کنٹرول کریں گے، ڈالر کا ریٹ بھی کم کریں گے، یہ تمام تر جتنے بھی دعوے تھے وہ حکومت میں جو وزیر خزانہ کا جو حلف لینے سے پہلے تو انہوں نے بہت دعوے کیے تھے، لیکن نہ مہنگائی کنٹرول ہو سکی ہے، نہ جو معاشی صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہو سکی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے، کوئی ان کی بھی ہر روزانہ جو ہے وہ مختلف ڈیمانڈز آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے، جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے اس سے وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ان کے پاس کوئی ایسی آپشن بھی نہیں ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ریپلیس کر کے کوئی اور وزیر خزانہ لگایا جائے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کا نام ہو سکتا تھا، کنسیڈر ہو سکتا تھا، لیکن وہ نون لیگ کبھی اب نہیں مانے گی۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے وزارت خزانہ چھوڑنے کے بعد جس طرح کے بیانات دیے، اس کے بعد نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان کو اب ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے وہ تیار نہیں ہے۔ اب دوسرا کوئی اور نام ہے نہیں، جو شاہد خاقان عباسی بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نون لیگ کی قیادت نہیں مانے گی، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو اپنا نام وزیر اعظم کے لیے فلوٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کوئی اس حوالے سے خوش نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے نام بھی کوئی ابھی جو اویلیبل آپشنز بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو ریپلیس کر کے کوئی اور وزیر خزانہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے۔ آنے والے 10 سے 15 دن اہم ہے، جو میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو 10 سے 15 دنوں میں اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کی جگہ پہ کوئی اور وزیر خزانہ آ جائے گا، اگر تو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس حوالے سے کامیاب ہو جاتی ہیں کہ کوئی اور وزیر خزانہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے اوپر نون لیگ نہیں مانے گی، اور کوئی ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ اگر آ سکتا ہے تو پھر جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کنٹینیو رکھیں گی بیونڈ اگست بھی، اور ان کو پھر شاید 6 مہینے مزید بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور الیکشن پھر 2024 تک چلے جائیں گے۔ اگر تو کوئی اسحاق ڈار کی ریپلیسمنٹ نہیں ملتی، کوئی موضوع نام وزیر خزانہ کے حوالے سے نہیں ملتا، تو پھر یہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی بھی نام آ سکتا ہے، کوئی باہر سے ٹیکنوکریٹ بھی لا کے جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو چلانے کے حوالے سے کوئی باہر سے بھی لا سکتے ہیں۔ اور جو میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر جو نگران حکومت ہوگی اس کا ڈیوریشن 1 سال تک چلا جائے گا، کیونکہ کنٹینیویشن جو ہے وہ لازمی ہوگی جو موجودہ ملکی معاشی صورت حال ہے اس صورت میں۔ تو اس حوالے سے یہی دو آپشنز رہ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی سوٹیبل وزیر خزانہ کوئی اور اپوائنٹ کر دیں اور جو معاشی صورتحال ہے اس کی کچھ بہتری کے حوالے سے اقدامات اٹھا لیں، ادروائز پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اگست میں، اور پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 1 سال کے لیے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ آنے والے 10 سے 15 دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو ہی کوئی اگر اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ